हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जीएसटी का यूनिट 1 का नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ रजिस्ट्रेशन। ये हमारा पार्ट सेकंड होगा क्योंकि पार्ट 1 हम पढ़ चुके हैं जिसमें हमने सारे थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट कवर कर लिए थे। अब ये जो रजिस्ट्रेशन है ना, ये यहाँ से आपका ना थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों मतलब कंबाइंड होके चलेंगे। यहाँ पे बहुत सारी प्रोविजंस और सेक्शन मैं आपको कराऊंगी और ये सारी प्रोविजन सेक्शन आपको याद रखने हैं क्योंकि इसी बेसिस पे आप अपने न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे। तो देखो, पहले तो ये समझते हैं कि ये रजिस्ट्रेशन होता क्या है। तो देखो, जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन एक फॉर्मल प्रोसेस है जिसके थ्रू जो सप्लायर है वो अपने आप को रिकॉग्नाइज कराता है बाय द गवर्नमेंट टू टैक्सेबल पर्सन अंडर द जीएसटी रिजीम। जो रजिस्ट्रेशन है ना, रजिस्ट्रेशन होने के बाद पर्सन को ना एक यूनिक गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर जिसे GSTIN भी कहा जाता है वो अलॉट करा जाता है और ये मिलने के बाद वो पर्सन को अथॉरिटी मिल जाती है कि वो टैक्स कलेक्ट कर सके, टैक्स इनवॉइस इशू कर सके और जितनी भी स्टेचुरी ऑब्लिगेशन है जैसे रिटर्न फाइल करना, टैक्स पे करना, उन सबको कंपाइल करे। तो रजिस्ट्रेशन ना फाउंडेशन होता है जीएसटी कंप्लाइंस सिस्टम का। एक बार आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया तो फिर आप मतलब जीएसटी सिस्टम में आप आ गए हो। रजिस्ट्रेशन के बगैर जो पर्सन है ना तो वो जीएसटी कलेक्ट कर सकता है कस्टमर से और ना ही इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है। अब पहले भी मैंने आपको बताया था कि इनपुट टैक्स क्रेडिट को मैं आगे समझाऊंगी, बट मुझे नहीं लगता कि इसे ज़्यादा डिले करना चाहिए। मैं आपको यहीं पे इनपुट टैक्स क्रेडिट का कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। ये इनपुट टैक्स क्रेडिट को ना हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो ये है चिंटू, ठीक है। चिंटू एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। उसने क्या किया, 1,00,000 रुपये का सामान परचेज किया और उस पर 18% का जीएसटी इसने पे किया, ठीक है। तो 1,00,000 पे जब 18% लगाओगे 18,000 हो जाएगा। तो टोटल चिंटू ने अपने सप्लायर को जिससे भी सामान परचेस किया था उसको 1,18,000 रुपये पे कर दिए। अब चिंटू तो भाई सप्लायर मतलब बिजनेसमैन है, तो उसने भले ही कहीं और से सामान उठाया बट वो बेचेगा ना आगे। तो उसने क्या किया, बाद में मिंटू को ये सामान बेचा कितने में, 1,50,000 में, और वहाँ पे उसने मिंटू से 18% का जीएसटी कलेक्ट किया। तो 1,50,000 पे जब 18% का जीएसटी कलेक्ट करेगा तो वो होगा 27,000। तो मिंटू ने चिंटू को कितना पे किया होगा, टोटल 1,77,000 पूरा पे किया होगा, ठीक है। अब आप देखो कि जो चिंटू है उसने गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे करना है। तो चिंटू को जो गवर्नमेंट को पे करना है ना वो टोटल 27,000 पे करना है। क्यों? क्योंकि उसने जो मिंटू है, ठीक है, ये जो मिंटू है उससे कितना अमाउंट कलेक्ट करा है एज अ टैक्स, 27,000, यही उसने गवर्नमेंट को पे करना है। बट आप एक चीज़ देखो, चिंटू तो ऑलरेडी 18,000 पे कर चुका है ना, किसी को करा है ना उसने, तो उसकी जेब से 18,000 तो गया। तो अगर वो अब 18,000 उसने पे कर दिया और 27,000 और पे करेगा तो उस पर ऐसा नहीं है ज़्यादा टैक्स लग जाएगा। तो वो क्या करेगा, 18,000 का उसके पास है इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है। तो वो अब 27,000 में से 18,000 को करेगा माइनस और बाकी का जो 9,000 है ना वो गवर्नमेंट को पे करेगा, ठीक है। तो ये जो 18,000 था वो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट है। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है कि अगर कोई भी बिजनेसमैन कहीं से भी सामान परचेस करता है और उस पर टैक्स पे करता है तो वो टैक्स को वो क्लेम कर सकता है एंड दैट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक कि व्हाट इज द नेचर ऑफ रजिस्ट्रेशन। जीएसटी रजिस्ट्रेशन का नेचर क्या है। तो देखो, जो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन होता है ना वो पैन बेस्ड होता है। मतलब जीएसटी रजिस्ट्रेशन परमानेंट अकाउंट नंबर जो आपका है ना उस पर बेस्ड होता है। पर्सन के पास सिर्फ एक ही पैन कार्ड होता है, ठीक है, लेकिन उस पर वो रजिस्ट्रेशन मल्टीपल ले सकता है। भले ही आपके पास एक पैन कार्ड है, आप एक से ज़्यादा उस पर रजिस्ट्रेशन ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट ये आपका पैन बेस्ड होता है। देन स्टेट स्पेसिफिक। स्टेट स्पेसिफिक का मतलब क्या है कि मान लो ये चिंटू है और ये चिंटू ना यूपी, बिहार और उत्तराखंड, ठीक है, यहाँ 3 स्टेट में ये क्या कर रहा है कि अपना बिजनेस चला रहा है। अब तीनों स्टेट में इसकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट है, थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होती है, जिससे अगर ऊपर हम आपका अमाउंट चला गया तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन लेना होता है। तीनों ही स्टेट में इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट आगे बढ़ गई है, ठीक है, थ्रेशोल्ड लिमिट आपकी हो गई है। तो अब इसको तीनों ही स्टेट में अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेना होगा सेपरेटली।
तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड सेपरेटली इन ईच स्टेट और यूनियन टेरिटरी फ्रॉम विच टैक्सेबल सप्लाई आर मेड एंड देयर इज नो ऑप्शन टू ऑब्टेन अ सिंगल रजिस्ट्रेशन फॉर मल्टीपल स्टेट। मतलब आप मल्टीपल स्टेट के लिए एक रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते हो। अगर आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो और आपका थ्रेशोल्ड हो चुका है तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। वो अभी हम आगे पढ़ेंगे कि कब आपको रजिस्ट्रेशन कैसे लेना है, बट अभी आपको बस इतना समझना है कि अगर आप डिफरेंट स्टेट में कर रहे हो तो आपको हर स्टेट के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा जहाँ पे भी आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो। देन ऑप्शनल मल्टीपल रजिस्ट्रेशन विद इन स्टेट। मान लो आप यूपी के अंदर ही आपके 3 बिजनेसेस चल रहे हैं, ठीक है, तो अब पैन कार्ड तो आपका एक ही रहेगा, ठीक है। अब 3 बिजनेसेस भले ही चल रहे हैं और यूपी के अंदर ही चल रहे हैं, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप इन तीनों बिजनेस को सेम पैन कार्ड से मतलब सेम रजिस्ट्रेशन से कंटिन्यू करो या फिर आप इसके लिए कई सारे रजिस्ट्रेशन दो। तो विद इन अ सेम पैन कार्ड आप कई सारे रजिस्ट्रेशन भी ले सकते हो। सो इफ द पर्सन हैज मल्टीपल बिजनेस within a same state he may opt for separate registration for each place of business subject to the condition, ठीक है। then next कि आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है वो टैक्स स्पेसिफिक नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको सीजीएसटी के लिए अलग से आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, एसजीएसटी के लिए अलग से, ऐसा नहीं है। आपको बस एक रजिस्ट्रेशन लेना है और वो सारे ही टैक्सेस में आपका काम करेगा, ठीक है। ये तो हो गया आपका नेचर ऑफ द जीएसटी रजिस्ट्रेशन। अब चलते हैं आगे। मैंने यहाँ पे पूरा डिटेल में भी कंटेंट प्रोवाइड करा है ताकि आप पढ़ सको, ठीक है, जो भी मैंने चीज़ें ऊपर समझाई हैं। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना, ठीक है, और ध्यान से समझना। देखो, डिस्टिंक्ट पर्सन कॉन्सेप्ट। अगर एक पर्सन, इफ अ पर्सन हैज ऑब्टेन और रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ रजिस्ट्रेशन इन मोर देन वन स्टेट और फॉर मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस विद इन अ स्टेट, ईच रजिस्ट्रेशन इज ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट पर्सन अंडर द जीएसटी लॉ। मतलब मैंने आपको बताया था कि मान लो कोई एक इंसान है, वो एक ही पैन कार्ड होता है, उस पर मल्टीपल रजिस्ट्रेशन ले सकता है। तो अगर उसके बिजनेस यूपी में, बिहार में और उत्तराखंड में है और उसने तीनों जगह पे अलग अलग रजिस्ट्रेशन लिया है, तो वो तीनों जगह पे डिस्टिंक्ट पर्सन की तरह ट्रीट होगा, मतलब एक अलग पर्सन की तरह ट्रीट होगा। और मान लो अगर वो अपनी यूपी वाली ब्रांच से कोई भी सामान बिहार वाली ब्रांच पे भेजता है, तो अब उसकी सेम ही ब्रांच है, तो वो पैसों से थोड़ी बेचेगा, ऐसे ही भेजेगा, ठीक है, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में। फिर भी वो जो है वो ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स या सर्विसेज माना जाएगा और उस पर जीएसटी लगेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा अगर आपका बिजनेस यूपी में ही है मान लो, और यूपी में ही आपने 3 प्लेसेस पे बिजनेस है, मान लो आपका बिजनौर में बिजनेस है और लखनऊ में आपका बिजनेस है और मुजफ्फरनगर में आपका बिजनेस है, 3 जगह पे आपका बिजनेस है और तीनों जगह पे आपने अलग अलग रजिस्ट्रेशन ले रखा है। तो ये तीनों जगह की जो रजिस्ट्रेशन है वो एज अ डिस्टिंक्ट पर्सन, मतलब अलग अलग पर्सन माना जाएगा। और यहाँ पे अगर कोई भी सप्लाई करी जाएगी बिटवीन अ डिस्टिंक्ट पर्सन, वो टैक्सेबल होगी, भले ही वो कंसिडरेशन मतलब पैसे के बगैर हुई हो, ठीक है, शेड्यूल टू द प्रोविजन 1। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है और ये बहुत ही ज़रूरी है। अब मूविंग टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन 22। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है और यहीं से सारी चीज़ें शुरू होती है कि कैसे रजिस्ट्रेशन लेना है, किसको लेना है, कब लेना है। तो इसका एक बेसिक रूल है कि एवरी सप्लायर मस्ट टेक अ रजिस्ट्रेशन इन अ स्टेट और यूटी वेयर ही और शी इज मेकिंग अ टैक्सेबल सप्लाई अगर उसका एग्रीगेट टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर में प्रेस्क्राइब लिमिट से ऊपर चला जाता है। अब ये प्रेस्क्राइब लिमिट क्या होती है, इसे हम अभी बस कुछ मिनट बाद डिटेल में पढ़ेंगे। पहले आप ये समझो कि यहाँ लिखा है हर एक फाइनेंशियल ईयर, मतलब हर एक फाइनेंशियल ईयर में आपका एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट होगा और अगर एक भी बार वो ऊपर चला गया प्रेस्क्राइब लिमिट से तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। अब ये थ्रेशोल्ड लिमिट, ये हमारी जो प्रेस्क्राइब लिमिट है, इसको डिटेल में पढ़ते हैं। इस थ्रेशोल्ड लिमिट की ना 3 कैटेगरी है। सबसे पहली कैटेगरी आती है स्पेशल कैटेगरी स्टेट। स्पेशल कैटेगरी स्टेट में कौन कौन से स्टेट आते हैं, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ये 4 स्टेट जो हैं वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट में होते हैं। और यहाँ पे अगर आप सिर्फ गुड्स सप्लाई कर रहे हो, मान लो ये चिंटू है और ये चिंटू का बिजनेस जो है वो मणिपुर में है और ये सिर्फ गुड्स सप्लाई करता है, ठीक है, और ये गुड्स सप्लाई कर रहा है और इसका जो टर्नओवर है वो 10 लाख से ऊपर पहुंच गया, 10 लाख या उससे ऊपर पहुंच गया, तो इसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अगर ये सर्विसेज सप्लाई कर रहा है सिर्फ, तो भी लिमिट 10 लाख की है, और अगर गुड्स और सर्विसेज दोनों सप्लाई कर रहा है तो भी ये 10 लाख है। अब मैम ये 10 लाख की है तो आप इसे गुड्स सर्विस अलग अलग क्यों बता रही हूँ, वो इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आगे जाके जब सिर्फ सर्विसेज सप्लाई कर रहा होगा या गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई कर रहा होगा या सिर्फ गुड्स सप्लाई कर रहा होगा तो उसकी अलग अलग लिमिट आएगी, इसलिए मैं आपको अभी से डिटेल में बता रही हूँ। तो आपको यहाँ क्या याद रखना है
कि स्पेशल कैटेगरी स्टेट है जहाँ पे 4 स्टेट आते हैं, वहाँ पे अगर कोई भी पर्सन गुड्स सप्लाई कर रहा है या सर्विसेज या गुड्स या सर्विसेज कुछ भी सप्लाई कर रहे हैं तो उसकी लिमिट है 10 लाख। अगर 10 लाख से ऊपर कोई भी अमाउंट जाता है तो आपको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट स्टेट कैटेगरी आती है सर्टेन स्पेशल कैटेगरी स्टेट की। ये एप्लीकेबल होती है उत्तराखंड, मेघालय, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और पौंडीचेरी। इसको याद करने का मैंने एक शॉर्ट फॉर्म भी बनाई है। शॉर्ट फॉर्म है ए स्टम। ए मतलब अरुणाचल प्रदेश, एस मतलब सिक्किम और टी मतलब है आपका तेलंगाना, यू मतलब उत्तराखंड, एम मतलब मेघालय और आपका पी मतलब है पौंडीचेरी। तो इस तरीके से आप इसको अच्छे से याद रख सकते हो। तो ये जितने स्टेट है यहाँ पे जो कैटेगरी लगती है वो सर्टेन स्पेशल कैटेगरी लगती है। इसमें क्या है कि अगर आप गुड्स को सप्लाई करो या सिर्फ सर्विसेज का करो या फिर गुड्स एंड सप्लाई सर्विसेज को दोनों को सप्लाई करो तो आपकी लिमिट है 20 लाख। अगर 20 लाख से ऊपर कुछ भी जाता है तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अब ये जो आपने 2 कैटेगरी के स्टेट पढ़े हैं इनको छोड़ के अगर कोई भी स्टेट है इंक्लूडिंग असम, जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश, वहाँ पे क्या है कि अगर आप सिर्फ गुड्स की सप्लाई कर रहे हो, सिर्फ गुड्स की, तो आपकी लिमिट है 40 लाख की। लेकिन अगर आप सर्विसेज की कर रहे हो या फिर गुड्स प्लस सर्विसेज की कर रहे हो तो आपकी लिमिट है 20 लाख की। ठीक है। ये 40 लाख वाली लिमिट ना कई केसेस में जो है वो आपको नहीं मिलती है। ठीक है। कौन से केसेस में नहीं मिलती वो अभी हम बस अभी कुछ मिनट बाद डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप ये समझो कि अगर आप ऊपर वाली कैटेगरीज को छोड़ के कोई और स्टेट में आ रहे हो इंक्लूडिंग असम, जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश, और अगर आप सिर्फ गुड्स सप्लाई कर रहे हो तो आपकी लिमिट है 40 लाख, सर्विसेज कर रहे हो या गुड्स एंड सर्विसेज दोनों कर रहे हो तो लिमिट है 20 लाख। ठीक है। तो कुछ केसेस में ना ये जो आपकी 40 लाख वाली लिमिट है ना ये अवेलेबल नहीं होती। अभी कौन कौन से केसेस है जरा देखते हैं। सबसे पहले अगर पर्सन लाइबल है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के लिए। अब ये कंपलसरी रजिस्ट्रेशन क्या होता है तो देखो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन जो है वो सेक्शन 24 में हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है। अभी आप बस इतना समझो कि अगर पर्सन लाइबल है फॉर अ कंपलसरी रजिस्ट्रेशन तो उसे 40 लाख की जो लिमिट है वो नहीं मिलेगी। उसके अलावा अगर किसी पर्सन ने वॉलेंट्रीली रजिस्ट्रेशन लिया है, मतलब अपनी मर्जी से जाके खुद से कि मेरे को रजिस्ट्रेशन दे दो, ठीक है, तो उसको भी 40 लाख की लिमिट नहीं मिलेगी। उसके अलावा अगर आप सिर्फ गुड्स की सप्लाई करते हो, लेकिन आप कौन से गुड्स की सप्लाई कर रहे हो, आइसक्रीम एंड एडिबल आइस, पान मसाला, टबैको एंड टबैको प्रोडक्ट, फ्लाई ऐश ब्रिक, इसके अलावा फ्लाई ऐश एग्रीगेट, बिल्डिंग ब्रिक्स एंड ब्रिक ऑफ फोजल मील, अर्थन और रूफिंग टाइल, अगर आप ऐसे गुड्स की सप्लाई कर रहे हो ना तो आपको 40 लाख की लिमिट नहीं मिलेगी। आपकी लिमिट या तो 10 लाख या फिर 20 लाख होगी एज द केस अप्लाई। ठीक है। यहाँ तक हमने सेक्शन 22 पूरा कवर कर लिया है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट सेक्शन दैट इज सेक्शन 23 और ये डील करने वाला है उन लोगों से जो लाइबल नहीं होते रजिस्ट्रेशन के लिए। अब ऐसे लोग कौन है जो रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल नहीं है। देखो ये वाला जो सेक्शन है ना वो ओवरराइड करता है सेक्शन 22 को भी और 24 को भी। मतलब अगर आप 22 के अंदर लाइबल भी हो लेकिन आप 23 के अंदर लाइबल नहीं हो तो आप 23 के अंदर लाइबल नहीं होंगे। आपको 22 से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। समझ आया। अगर सेक्शन 23 लग रहा है तो वहाँ पे 22 और 24 वाले जितने भी रूल हैं वो ओवरराइड हो जाते हैं। इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान में रखो। चलिए अब इस सेक्शन को डिटेल में पढ़ते हैं। देखो इस सेक्शन में साफ साफ कहा है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 22 और सेक्शन 24। इसका मतलब क्या है कि इवन अ पर्सन एक्सीड द थ्रेशोल्ड लिमिट अंडर द सेक्शन 22 fall under the compulsory registration under the section 24 still registration will not be required if we satisfy the section 23। मतलब अगर section 23 लग रहा है तो 22 और 24 जो है वो हट जाएंगे। ठीक है। तो आपको जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपको किस ऑर्डर में चलना है ये ध्यान रखो। सबसे पहले आपको सेक्शन 23 ही देखना है। अगर 23 लग रहा है तो फिर आगे चलना ही नहीं है, फिर उसके बाद 24 देखना है और अगर 24 भी नहीं लग रहा है तो फिर लास्ट में 22 देखना है। ये ऑर्डर आपको अच्छे से याद रखना है। तो अब देखते हैं कि सेक्शन 23 के अंदर कौन कौन से लोग आते हैं। पहले तो वो लोग जो एक्सक्लूसिवली नॉन टैक्सेबल या एग्जेम सप्लाई करते हैं। ठीक है। अब ये नॉन टैक्सेबल सप्लाई कौन सी होती है। नॉन टैक्सेबल वो सप्लाई होती है जिसपे टैक्स ही ना लगता हो, मतलब जिसपे जीएसटी एप्लीकेबल ही ना हो। जैसे अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, क्योंकि हो सकता है उन पे कोई और टैक्स लग रहा हो। पेट्रोलियम, क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, एविएशन, टर्बाइन फ्यूल एंड नेचुरल गैसेस, ये वो सारे प्रोडक्ट हैं जिन पे जीएसटी लगता ही नहीं है। इसके अलावा होली एग्जाम सप्लाई। होली एग्जाम सप्लाई मतलब
जैसे कि सर्टेन हेल्थ केयर सर्विसेज होती हैं जो पूरी की तरह एग्जेम्प्ट होती है जीएसटी से, सर्टेन एजुकेशनल सर्विस, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अंडर स्पेसिफाइड कंडीशन, सर्टेन ट्रांसपोर्ट सर्विस एंड इंटरेस्ट इनकम। अगर पर्सन होली एग्जेम्प्ट मतलब पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई कर रहा है ना, तो उसे रजिस्ट्रेशन की जरूरत ही नहीं, क्योंकि अगर रजिस्ट्रेशन ले भी लेगा तो उसे तो टैक्स देना ही नहीं है ना, क्योंकि एग्जेम्प्ट सप्लाई कर रहा है। ठीक है, अब एक चीज़ मैं बहुत अच्छे से आपको क्लियर कर दूं, भले ही जो एग्जाम सप्लाई है उन पे टैक्स नहीं देना होता, ठीक है, लेकिन जब आप सेक्शन 22 के अंदर अपना एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करते हो, जब मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगी ना तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि एग्रीगेट टर्नओवर कैसे कैलकुलेट होता है। बस अभी आप इतना ध्यान रखो कि जब भी आप एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करते हो फॉर टेकिंग केयर ऑफ द सेक्शन 22, तो उसके अंदर आप एग्जाम सप्लाई भी ऐड करते हो एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, नाउ मूविंग टू द सेकेंड, एग्रीकल्चरलिस्ट। देखो एग्रीकल्चरलिस्ट कौन होते हैं? एग्रीकल्चरलिस्ट वो होते हैं जो इंडिविजुअल हो या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो और वो अपने लैंड पे कल्टीवेट कर रहे हो, या तो खुद की लेबर से या फैमिली की लेबर से या फिर लेबर हायर करके। ठीक है, तो अगर कोई भी एग्रीकल्चरलिस्ट है तो उसको जो है टैक्स नहीं देना, मतलब उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि वो सेक्शन 23 के अंदर आ रहा है। ठीक है, अब इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, देखो ये सेक्शन अप्लाई होता है सिर्फ तब जब आप कुछ भी सेल कर रहे हो, जो भी आपने प्रोड्यूस करा है अपने लैंड से कल्टीवेट करके। ऐसा नहीं कि आपने बाहर से कुछ आप ट्रेडिंग शुरू कर दो, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज की, या टैक्सेबल सर्विसेज सप्लाई करना शुरू कर दो, उस केस में आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। मतलब मान लो कि यहाँ पे एक चिंटू है, चिंटू जो है वो एग्रीकल्चर करता है, ठीक है, एग्रीकल्चरलिस्ट है। अब वो 1 करोड़ रुपए कमाता है, उसकी अर्निंग 1 करोड़ रुपए है, लेकिन पूरी की पूरी एग्रीकल्चर से। तो अब ये आ गया सेक्शन 23 के अंदर, एग्जेम्प्ट हो गया पूरा, इसे टैक्स की जरूरत नहीं है। बट इसने क्या किया, इसी के साथ साथ 5 लाख रुपए की जो है वो ट्रेडिंग शुरू कर दी है, ट्रेडिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, जो कि टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज हैं। तो अब जो चिंटू है ना, ये हमारा सेक्शन 23 में नहीं रहेगा, अब इसको पूरा का पूरा टैक्स देना पड़ेगा। इसके अलावा गवर्नमेंट ना नोटिफाई कर सकती है सर्टेन कैटेगरी ऑफ पर्सन जो लाइबल नहीं होते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। और ऐसा एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो है वो नोटिफिकेशन नंबर 65 2017 में आया था, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने ये कहा था कि अगर किसी पर्सन का जितना भी टैक्स है वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जा रहा है तो उसको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। अब ये मैम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है, देखो मैं तुम्हें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म थोड़ा डिटेल में समझाती हूँ। सो देखो हमारे 2 मैकेनिज्म होते हैं, एक होता है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म और दूसरा होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। पहले मैं आपको सिखाती हूँ ना फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है। देखो मान लो ये चिंटू है, ठीक है, और ये मिंटू। अब इस चिंटू ने मिंटू को बहुत सारा सामान बेचा, ठीक है, और वो सामान की जो वैल्यू थी वो लगभग 1 लाख रुपए थी और 18% का उस पर जीएसटी लगा। तो ये जो मिंटू है ना, ये जो मिंटू है इसने चिंटू को 1,18,000 रुपये पे कर दिए, ठीक है। अब ये 18,000 तो जीएसटी था, तो ये 18,000 रुपये जो चिंटू है उसने पे करे गवर्नमेंट को। आपको समझ आया, चिंटू ने मिंटू को सामान बेचा, उससे जीएसटी कलेक्ट किया और फिर गवर्नमेंट को पे किया। दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। अब यही समझते हैं हम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। देखो अब इसमें क्या हुआ कि ये चिंटू है और ये है मिंटू, ठीक है, कलर चेंज कर लेती हूँ। अब चिंटू ने मिंटू को 1 लाख रुपए का बेचा सामान, ठीक है, 18% का था जीएसटी, लेकिन इस बार मिंटू ने चिंटू को सिर्फ 1 लाख रुपए पे किए, ठीक है, और ये जो 18% का जीएसटी लग के 18,000 रुपये का जीएसटी बन रहा था, ये उसने डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर दिए, ठीक है। ये होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। यहाँ पे जो सप्लायर है वो जाके टैक्स पे नहीं करता गवर्नमेंट को, बल्कि जो रिसिपेंट है जिसको सामान दिया जा रहा है वो खुद से गवर्नमेंट को पे करता है। तो ये है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। इसका ना आगे डिटेल में चैप्टर है, हम तब डिटेल में पढ़ लेंगे, अभी मैंने आपको बस मैकेनिज्म समझा दिया। सो देखो यहाँ पे बोला गया है कि एंटायर लाइबिलिटी जो है ना रिवर्स चार्ज की वो रिसिपेंट पे ही है, मतलब जीएसटी पे करने की एंटायर लाइबिलिटी रिसिपेंट पे ही है। तो उस केस में जो सप्लायर है उसको रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है अंडर सेक्शन 23। आई होप आपको सेक्शन 23 बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इसमें 3 चीज़ें आती हैं, एक एग्रीकल्चरलिस्ट आ गया, एक होली और एग्जेम सप्लाई आ गया हमारा, और तीसरा हमारा आ गया अगर कोई रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में डील कर रहा है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, दैट इज सेक्शन 24 एंड इट टॉक अबाउट द कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे मैंने एक पूरी इमेज अटैच करी है, आप इससे पढ़ सकते हैं, मैं आपको कंटेंट से पढ़ा देती हूँ, ठीक है। तो देखो
जो हमारा सेक्शन 24 है ना, वो बताता है कि कौन सी कैटेगरी ऑफ पर्सन है जिनको रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा, चाहे उनका टर्नओवर जो है, हमने सेक्शन 22 में जो टर्नओवर वाली लिमिट्स पढ़ी है उनसे ऊपर जा रहा हो या ना जा रहा हो, बट इन लोगों को तो रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। तो चलिए कैटेगरी पढ़ते हैं। सबसे पहली कैटेगरी है पर्सन मेकिंग इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई। अगर कोई भी इंसान एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कोई भी टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है तो ऐसे लोगों को रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है, भले ही वो 1 लाख रुपए की सप्लाई कर रहे हो या फिर 1 करोड़ की, उन्हें रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी आती है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। अभी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो उस स्टेट में ना काम नहीं कर रहे होते, बट कुछ टाइम के लिए बस ट्रेडिंग के लिए जाते हैं। मान लो एक दिल्ली का ट्रेडर है, वो ट्रेड फेयर में पार्टिसिपेट करने गया है मुंबई। अब वहाँ पे तो वो सिर्फ 5 दिन के ट्रेड फेयर में गया है, तो वहाँ पे वो रजिस्ट्रेशन तो करा नहीं सकता, बट कुछ सामान तो उसका बिकेगा ना ट्रेड फेयर में, उस पर टैक्स तो उसे देना पड़ेगा। तो वो होते हैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। इन लोगों को क्या करना पड़ता है? कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है और 5 दिन पहले, बिजनेस स्टार्ट होने से 5 दिन पहले इनको ये रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है और एडवांस में ही टैक्स डिपॉजिट करना पड़ता है। मान लो ये चिंटू है, ठीक है, ये दिल्ली में रहता है, अब ये अपना बिजनेस करने के लिए मुंबई गया है, ठीक है। अब वहाँ पे इससे पता है कि इसका बिजनेस लगभग 2 करोड़ रुपए का हो जाएगा। अब 2 करोड़ पे जितना टैक्स बनता है ना, ये एडवांस में ही सबमिट करेगा। ओके। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी पर्सन लाइबल टू पे टैक्स अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। मैंने आपको बताया था ना रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, अभी उसके अंदर जो चिंटू था उसको तो गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं करना पड़ा था क्योंकि वो तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आ रहा था, लेकिन जो मिंटू था, ठीक है, मिंटू कौन था? उसमें रिसिपेंट था। रिसिपेंट मतलब जिसको सप्लाई मिल रही थी गुड्स की। रिसिपेंट को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्या होता है? रिसिपेंट को ही गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो मिंटू है इसको तो रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा ना, क्योंकि इसे तो गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है। चिंटू तो बच गया, चिंटू ने तो हाथ खड़े कर दिए कि भैया देख लो, रिवर्स चार्ज में देना है तो दे दो, मैं तो तुम्हें सप्लाई कर दूंगा, मेरे को 1 लाख रुपए दे दो ना, 18,000 गवर्नमेंट का तुम खुद देख लेना। अब बेचारा मिंटू तो फंस गया ना, तो अब मिंटू को क्या करना है? मिंटू को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि पर्सन हु इज लाइबल टू पे टैक्स अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इफ द रजिस्टर्ड पर्सन इज रिक्वायर्ड टू पे जीएसटी अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ऑन अ सर्टेन नोटिफाइड सप्लायर मस्ट बी रजिस्टर्ड। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल सप्लायर टैक्सेबल पर्सन। अब ये नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन कौन होते हैं? तो देखो, जैसे कि मैंने आपको सीटीपी बताया था ना, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, उनका क्या था कि उस स्टेट में उनका बिजनेस नहीं था। ये लोग होते हैं जिनका बिजनेस ही इंडिया में नहीं होता। मतलब मान लो कि कोई ट्रेडर था, वो भारत में आया है सिर्फ 10 दिन के लिए ट्रेड करने के लिए, ठीक है, 10 दिन के लिए ट्रेड फेयर में आया है, तो वो कौन होगा हमारा? वो हमारा नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन हो जाएगा। अब भले ही वो भारत में सिर्फ 10 दिन के लिए ट्रेड करने के लिए आया है, बट उसे टैक्स तो देना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे लोगों को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है और इनकी भी सेम कंडीशन है कि इन्हें 5 दिन पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, एडवांस में टैक्स डिपॉजिट करना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट इज पर्सन रिक्वायर्ड टू डिटेक्ट द टीडीएस एट अ सोर्स। अगर आपने पहले इनकम टैक्स ढंग से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि टीडीएस क्या होता है। तो देखो, कुछ ना पर्सन या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं जिनको टैक्स कलेक्ट करना पड़ता है, टैक्स डिडक्ट करना पड़ता है सोर्स पे, तो ऐसे लोगों को भी अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। इसके अलावा नेक्स्ट है पर्सन रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट अ सोर्स। तो वो सारे पर्सन, मतलब वो सारे ऑपरेटर्स जिनको टीसीएस कलेक्ट करना पड़ता है, उनको भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। उसके अलावा जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है, ई कॉमर्स ऑपरेटर कौन होते हैं? अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्विगी, जोमेटो, इनको भी भले ही उनका टर्नओवर जो है वो थ्रेशोल्ड से कम हो, बट इनको भी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। इसके अलावा इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं, ठीक है, वो जो कि इनपुट टैक्स क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपनी ब्रांचेस को, उनको भी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। अब ये इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, एक बार ये भी समझ लो। सो लेट सपोज कि एक बहुत बड़ी कंपनी है, बिग कंपनी, ठीक है। अब ये सिर्फ बड़ी कंपनी के ना बहुत सारे ब्रांच है, कि एक ब्रांच है दिल्ली में, एक ब्रांच है मुंबई में, ऐसे करके और कई सारे ब्रांच हैं, ठीक है। लेकिन कुछ सर्विसेज तो ये बिग कंपनी कंबाइन लेती है, जैसे कि कॉमन सर्विस के नाम पे क्या हो गया? ऑडिट सर्विस। ऑडिट सर्विस जो है वो कॉमन सर्विस है। अब इस ऑडिट सर्विस पे इसे आईटीसी मिलता है, मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है। तो अब ये सारा का सारा आईटीसी जो है वो बिग कंपनी अपने नाम पे नहीं कर सकती, इसे ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। और इसलिए ये जो कंपनी हो गई ना, ये इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे कहलाएगी।
इसके अलावा अगर कोई भी पर्सन ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है इंडिया के बाहर से किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन को इंडिया के अंदर, तो उसको भी क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट सेक्शन दैट इज सेक्शन 25। सेक्शन 24 तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब देखो सेक्शन 25 ना पूरा प्रोसीजर बताता है रजिस्ट्रेशन का, कि आपको जो रजिस्ट्रेशन करना है वो कैसे कैसे करना है। तो देखो सबसे पहले क्या है कि पर्सन लाइबल टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन, जो भी पर्सन लाइबल होता है रजिस्ट्रेशन के लिए, चाहे वो सेक्शन 23 में हो, 22 में हो या 24 में हो, उसको अप्लाई करना होगा रजिस्ट्रेशन के लिए विद इन 30 डे फ्रॉम अ डेट ही बिकम अ लाइबल। मान लो आपका जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 1 जनवरी को क्रॉस हो गई, ठीक है, तो 1 जनवरी से 31 जनवरी के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होगा, 30 दिन के अंदर अंदर, 1 से 31, ठीक है। उसके बाद आपने किया है तो दिक्कत आ सकती है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो 30 डेज के अंदर अंदर जिस दिन आप लाइबल हुए उससे 30 दिन के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होता है। लेकिन जो हमारे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, अभी मैंने आपको बता दिया है कि वो आर द कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, उनको एटलीस्ट 5 दिन पहले बिजनेस शुरू करने से अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन कैसे दी जाती है, तो देखो एप्लीकेशन इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट करनी है जीएसटी पोर्टल पे। कौन से फॉर्म में, इस फॉर्म में, ठीक है। और इसके अंदर आपको क्या क्या सबमिट करना पड़ेगा, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल फॉर वेरिफिकेशन। उसके बाद आपका टेम्परेरी रेफरेंस नंबर जनरेट होगा। टेम्परेरी रेफरेंस नंबर की हेल्प से आपको जो पार्ट बी है एप्लीकेशन का वो फिल करना पड़ेगा, जिसके अंदर बिजनेस डिटेल, प्रमोटर्स डिटेल, प्लेस ऑफ बिजनेस, बैंक अकाउंट, एसएससी डिटेल और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट को आपको अपलोड करना पड़ेगा। देन आपको ऑथेंटिकेशन कराना पड़ेगा थ्रू द डिजिटल सिग्नेचर, ई साइन और आधार ऑथेंटिकेशन। देखो रजिस्ट्रेशन देने के लिए ना गवर्नमेंट को आधार ऑथेंटिकेशन चाहिए होता है। अब आधार ऑथेंटिकेशन अगर कंप्लीट हो गया है बिल्कुल सक्सेसफुली तो आपको रजिस्ट्रेशन जल्दी मिल जाएगा और फिजिकल वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होगी। बट अगर आपका आधार ऑथेंटिकेशन फेल हो गया है या आपने ऑप्ट ही नहीं किया आधार ऑथेंटिकेशन के लिए, तो आपको फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ अ प्लेस ऑफ बिजनेस कराना पड़ेगा। और ये किस लिए किया गया है, ताकि आपका फेक रजिस्ट्रेशन ना हो। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप, ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। देखो अगर एप्लीकेशन आपकी कंप्लीट है और प्रॉपर है तो आपको 7 दिन के अंदर अंदर ना 7 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। जिस दिन आपने एप्लीकेशन दी उसके 7 वर्किंग डेज के अंदर रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। और आपका सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है वो इस फॉर्म में इशू होगा। ये जो फॉर्म है ना, इनके नाम और नंबर अच्छे से याद रखना, ठीक है। अगर कोई भी डेफिशिएंसी फाइंड करी ऑफिसर ने तो वो आपको इशू कर देगा नोटिस इस फॉर्म में, ठीक है। और अगर कोई भी डेफिशिएंसी के बारे में आपको पता चलता है, इस फॉर्म में आपको डेफिशिएंसी ऑफिसर बताता है, तो आपको उसे रिप्लाई करना होगा रजिस्ट्रेशन नंबर 4 में विद इन 7 वर्किंग डेज। अगर वो सेटिस्फाई होता है तो फिर वो आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर देगा। अगर फिर भी ऑफिसर सेटिस्फाई नहीं होता तो वो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देगा इन अ फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन 5। नाउ आपकी इफेक्टिव डेट क्या होगी रजिस्ट्रेशन की। देखो जो इफेक्टिव डेट होती है ना, उसी डेट से फिर आप इनवॉइस इशू करना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। और आप आईटीसी जो है ना, इनपुट टैक्स क्रेडिट, वो भी अपनी इफेक्टिव डेट से ही क्लेम कर सकते हैं। तो इफेक्टिव डेट का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखो इफेक्टिव डेट क्या होगी, वो आपकी टाइमिंग ऑफ एप्लीकेशन पे डिपेंड करती है। मान लो आप 1 जनवरी को लाइबल हुए, ठीक है, और आपने 31 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया, तो आपकी इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 1 जनवरी होगी, ठीक है, अगर आपने विद इन 30 डे अप्लाई कर दिया है। लेकिन अगर आपने एप्लीकेशन विद इन 30 डे फाइल नहीं करी है, मान लो आपने 7 फरवरी को फाइल करी और आप जो है 1 जनवरी को लाइबल हुए थे, तो फिर आपको जिस दिन रजिस्ट्रेशन मिला, मान लो आपको 8 फरवरी को रजिस्ट्रेशन मिल गया, तो वही आपकी इफेक्टिव डेट होगी। अगर आपने वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन लिया है तो भी आपकी इफेक्टिव डेट वही होती है जिस दिन आपको रजिस्ट्रेशन मिलता है, ठीक है। अगर आप सीटीपी एनआरटीपी हैं तो भी इफेक्टिव डेट जो है वो आपके सर्टिफिकेट में लिखी हुई आएगी, ओके। देखो सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर मल्टीपल स्टेट। अगर पर्सन का बिजनेस मल्टीपल स्टेट में है तो उसे सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना होगा हर एक स्टेट के लिए। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। और हर एक रजिस्ट्रेशन को एक अलग पर्सन की तरह ट्रीट करा जाएगा, ठीक है। भले ही आप एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में जो अलग अलग स्टेट में है आप सामान सप्लाई कर रहे हो विदाउट द कंसिडरेशन, फिर भी वो टैक्सेबल होगा। देन मल्टीपल रजिस्ट्रेशन इन अ सेम स्टेट। देखो सेक्शन 25(2) रीड विद रूल 11 ये कहता है कि अगर पर्सन मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस उसके हैं सेम स्टेट में तो वो सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले सकता है, लेकिन
हर एक प्लेस ऑफ बिजनेस क्वालिफाई होना चाहिए, सेपरेट बुक रिकॉर्ड होना चाहिए, और टैक्स जो है वो इंटर ब्रांच सप्लाई पे करा जाएगा, ठीक है। और ये ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। देन आता है वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन। देखो वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन में भी पर्सन का क्या होता है कि खुद से जाके वो रजिस्ट्रेशन ले लेता है, लेकिन सारी प्रोविजन जो जीएसटी की है वो इस पर एज इट इज़ अप्लाई होती है। पर्सन उस दिन से टैक्स कलेक्ट कर सकता है, उसे रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, और वो लेटर एटलीस्ट 1 साल तक, तो एटलीस्ट 1 ईयर तक वो अपने ये नहीं कह सकता कि भाई मैं तो जीएसटी से विड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि मैं तो थ्रेशोल्ड से ऊपर था ही नहीं, मैंने तो वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन लिया था। एटलीस्ट 1 साल तक आपको प्रॉपर करना होगा, उसके बाद आप भले ही अपना रजिस्ट्रेशन रिवॉक मतलब कैंसिल करा लो, ठीक है। देन यूनिक आइडेंटिटी नंबर। देखो कुछ सर्टेन स्पेशलाइज्ड एजेंसीज होती हैं जिनको यूनिक आइडेंटिटी नंबर ग्रांट किया जाता है। अब ये कौन कौन सी होती हैं? यूएन बॉडी, मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एम्बेसीज। इनका काम बस इतना होता है कि ये आईटीसी क्लेम कर सके। मान लो इन्होंने कहीं से गुड्स सप्लाई करवाए, गुड्स खरीदे, ठीक है, तो वो गुड्स 1 लाख रुपए के थे और इन्होंने 18% का उस पर जीएसटी मतलब 18,000 रुपये पे करा, तो बस ये 18,000 रुपये का आईटीसी, ये 18,000 रुपये का आईटीसी ये क्लेम कर सकें, बस इसीलिए ये यूनिक आइडेंटिटी नंबर लेते हैं, क्योंकि इनको तो टैक्स पे करना ही नहीं होता है, ठीक है। देन डीम रजिस्ट्रेशन। डीम रजिस्ट्रेशन क्या होता है? मान लो मैंने आपको जैसे अभी बताया था कि ऑफिसर को विद इन 7 वर्किंग डेज आपकी एप्लीकेशन में अगर सब कुछ सही है तो आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट करना होता है, बट अगर उसने ग्रांट नहीं किया तो उस केस में भी ऐसा माना जाता है कि आपको रजिस्ट्रेशन मिल गया है, ठीक है। अगर 7 दिन तक उसने ना तो कोई आपको बताया कि एप्लीकेशन में कोई दिक्कत है और ना ही आपका रजिस्ट्रेशन पास किया, तो भी ऐसा माना जाता है कि आपको रजिस्ट्रेशन मिल गया, एंड दिस इज कॉल्ड अ डीम रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 26 बस इसी के बारे में बात करता है। नेक्स्ट इज स्यूमोटो रजिस्ट्रेशन बाय ऑफिसर। इसमें क्या होता है कि मान लो आप 1 जनवरी को लाइबल हो गए थे रजिस्ट्रेशन के लिए, बट आपने रजिस्ट्रेशन कराया ही नहीं लाइबल होने के बाद भी, तो उस केस में जो प्रॉपर ऑफिसर है वो खुद से आपका रजिस्ट्रेशन कर सकता है अपनी मर्जी से देख के सारी चीज़ें, और ऐसा रजिस्ट्रेशन की इफेक्टिव डेट होती है डेट ऑफ लाइबिलिटी, मतलब जिस दिन से आपकी लाइबिलिटी शुरू हुई है 1 जनवरी से, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड स्यूमोटो रजिस्ट्रेशन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन 27। इसमें स्पेशल प्रोविजन आती है सीटीपी और एनआरटीपी की। तो इसमें सबसे पहले आता है एप्लीकेशन टाइमिंग। मैंने अभी आपको बताया कि एटलीस्ट 5 डे प्रायर और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस इनको अपनी एप्लीकेशन डालनी होती है। उसके अलावा एडवांस टैक्स डिपॉजिट इन्हें करना होता है, और ये मैंडेटरी है कि आपको लग रहा है कि आप जितने का बिजनेस करोगे उस पर कितना टैक्स बनेगा, आप पहले से डिपॉजिट करके रखो। उसके बाद वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन। देखो रजिस्ट्रेशन जो होता है ना वो 90 डेज़ के लिए वैलिड होता है फ्रॉम द इफेक्टिव डेट, और ये अगले 90 डेज़ के बाद जो है एक्सटेंड हो सकता है। मान लो पहले 90 डेज़ के लिए इफेक्टिव है, उसके बाद आप इसे एक्सटेंड करा सकते हो और 90 दिन के लिए, तो टोटल 180 दिन के लिए ये मैक्स हो सकता है, ठीक है। कोई भी थ्रेशोल्ड का बेनिफिट नहीं मिलता है सेक्शन 22 के अंदर, और ये कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के अंदर आता है अंडर सेक्शन 24। इसके अलावा इफेक्टिव डेट क्या होती है? देखो रजिस्ट्रेशन बिकम इफेक्टिव फ्रॉम द डेट स्पेसिफाइड इन अ सर्टिफिकेट। जैसा कि अभी मैंने ऊपर बताया कि जिस दिन आपकी डेट, जो भी डेट आपके सर्टिफिकेट पे पड़ी होगी उस वही डेट आपकी इफेक्टिव डेट होती है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन 28 विच टॉक अबाउट द अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन। देखो एक बार आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिल गया, उसके बाद अगर कोई भी चेंज होता है एप्लीकेशन में, मतलब कोई भी पर्टिकुलर आपका कुछ भी चेंज आ रहा है, तो आपको जो आप रजिस्टर्ड पर्सन हो आपको डिपार्टमेंट को बताना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को, कि हाँ जी मेरी ये चीज़ जो पहले इस सर्टिफिकेट में थी वो अब ये चीज़ हो गई है, ठीक है। और एप्लीकेशन जो है अमेंडमेंट की वो आपको देनी पड़ेगी REG 14 में 15 दिन के अंदर अंदर। जिस दिन आपका चेंज हुआ है, मान लो आपका कुछ भी चेंज हुआ है, तो उसके 15 दिन के अंदर अंदर आपको एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी। अब ये जो अमेंडमेंट है ना वो 2 तरह की होती है। एक होती है कोर फील्ड अमेंडमेंट, इसमें अप्रूवल लगता है, जैसे कि चेंज इन लीगल नेम ऑफ बिजनेस, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, एडिशन और डिलीशन ऑफ पार्टनर डायरेक्टर या ऑथराइज सिग्नेटरी, ठीक है। यहाँ पे आपको प्रॉपर ऑफिसर का अप्रूवल लगता है, और ये अमेंडमेंट आपको अप्रूव करानी होती है REG 15 में, ठीक है। और नोटिस भी देना पड़ता है अगर फर्दर क्लैरिफिकेशन वो मांगते हैं। तो मान लो प्रॉपर ऑफिसर आपकी क्लैरिफिकेशन से सेटिस्फाई नहीं हुआ, उसने और कुछ भी डॉक्यूमेंट मांगे या कुछ भी क्लैरिफिकेशन मांगी, तो आपको वो भी देनी पड़ेगी। उसके अलावा होती है नॉन कोर फील्ड, मतलब ये ऑटो अमेंडमेंट हो जाती है, इनमें ज़्यादा कोई ऑटो अप्रूव्ड हो जाती है। इसमें कुछ ऐसे आपको रजिस्ट्रेशन की कोई फाइलिंग नहीं करनी पड़ती, कोई ऐसे फॉर्म फाइल नहीं करना पड़ता, जैसे कि ईमेल, मोबाइल नंबर और माइनर डिटेल अगर आपको चेंज करानी है।
अब देखो इफेक्टिव डेट क्या होती है अमेंडमेंट की, तो अमेंडमेंट टेक इफेक्टिव फ्रॉम डेट ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट और डेट अप्रूव्ड बाय ऑफिसर, जिस दिन इवेंट ऑकर हुआ वो, या फिर जिस दिन ऑफिसर ने आपको बोल दिया कि हाँ जी इस डेट से आपका ये अमेंडमेंट जो है वो इफेक्टिव माना जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट लिमिटेशन क्या है कि अमेंडमेंट किस किस चीज़ में नहीं हो सकती, एक तो आपके पैन कार्ड में, और एक लीगल एंटिटी को आप दूसरे एंटिटी में कन्वर्ट करो। इसका मतलब क्या है कि मान लो आप जो है आपने रजिस्ट्रेशन कराया था एज अ पार्टनरशिप फर्म, और अब आप उसको चेंज कर रहे हो कंपनी में। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आपको एक फ्रेश रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन 29, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। कैंसिलेशन का मतलब क्या है, देखो कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन का मतलब है कि लीगली आपका जो जीएसटी में आपने रजिस्ट्रेशन कराया था वो खत्म हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है। ठीक है, उस स्पेसिफाइड डेट से जिस दिन आपका कैंसिलेशन हो गया। कैंसिलेशन के बाद आप ना तो टैक्स कलेक्ट कर सकते हो, मतलब जीएसटी आप कलेक्ट नहीं कर सकते, ना ही आप टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हो, और ना ही आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। लेकिन आपको फाइनल रिटर्न आपका फाइल करना पड़ेगा, और पहले की जो लाइबिलिटी है, मान लो आपने पहले कोई टैक्स जो है वो पे नहीं करा, तो ऐसा नहीं है कि भाई 2 करोड़ का मेरे ऊपर टैक्स है, मैं जाके अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा लेता हूँ और बस 2 करोड़ रुपये मुझे देने नहीं पड़ेंगे। नहीं, वो आपको 2 करोड़ रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, कैंसिलेशन मैंने साफ साफ लिखा है, कैंसिलेशन डज नॉट एक्सटिंग्विश टैक्स ड्यू फॉर अ अर्लियर पीरियड। ठीक है, अब कैंसिलेशन के मोड देख लेते हैं। तो देखो 3 सिचुएशन होती है। पहला, अगर आप खुद से जाके एप्लीकेशन दे रहे हो कि जी मेरा रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल कर दो। दूसरे सिचुएशन की जो प्रॉपर ऑफिसर है उसने कुछ कमियां देखी और वो देखते हुए वो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहे हैं, और इस सिचुएशन में जो कैंसिलेशन है वो रिवॉक भी हो जाता है। ठीक है, इस सिचुएशन में कैंसिलेशन रिवॉक भी हो जाता है। या फिर डेथ होने की वजह से, मतलब जो प्रोपराइटर था उसकी डेथ हो गई, तो उस केस में कैंसिलेशन हो रहा है। अब पहला केस पढ़ते हैं, कैंसिलेशन बाय एप्लीकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। मान लो कोई रजिस्टर्ड पर्सन है, वही कैंसिलेशन की एप्लीकेशन दे रहा है। अब किस किस केस में वो अप्लाई कर सकता है कैंसिलेशन के लिए? पहला, अगर बिजनेस डिसकंटिन्यू कर रहा है, या फिर बिजनेस को वो पूरी तरह ट्रांसफर कर रहा है, या जो कॉन्स्टिट्यूशन है बिजनेस का उसे चेंज कर रहा है, या फिर पर्सन अब रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल ही नहीं रहा है सेक्शन 22 के अंदर। ठीक है, और या फिर उसने वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन लिया था और अब वो कैंसिल करना चाहता है। और इसमें सब्जेक्ट टू स्पेसिफाई कंडीशन है, याद रखना। कौन सी कंडीशन? कि 1 साल तक तो वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर ही नहीं सकता, उसके बाद ही करेगा। ओके, एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या होता है रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का? तो आपको REG 16 में अपना फॉर्म फिल करना होता है। ठीक है, उसके बाद अगर रजिस्ट्रेशन आपने वॉलेंट्रीली लिया है तो कैंसिलेशन कैन नॉट बी अप्लाइड बिफोर एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये एग्जाम्पल मैंने लिखा है, आप पढ़ के समझ सकते हो। ठीक है, अब अगर आपका कैंसिलेशन प्रॉपर ऑफिसर कर रहा है अपनी मर्जी से, तो कौन कौन से केसेस हो सकते हैं? पहला, अगर जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसने कोई भी प्रोविजन या रूल जो है वो तोड़ा है। ठीक है, या फिर जो रेगुलर टैक्स पेयर है उसने 6 कॉन्जिक्यूटिव मंथ से अपना रिटर्न ही फाइल नहीं करा। अगर कोई कॉम्पोजिट टैक्स पेयर है, अब ये रेगुलर टैक्स पेयर क्या होता है मैम, और कॉम्पोजिट टैक्स पेयर क्या होता है? देखो, रेगुलर टैक्स पेयर तो वही होता है जो अब तक तुम पढ़ रहे हो, लेकिन ये जो कॉम्पोजिट टैक्स पेयर होता है ना, इस पर कम बर्डन होता है चीज़ें फाइल करने का। ठीक है, और कॉम्पोजिट टैक्स पेयर के बारे में हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। आपके सिलेबस में पूरा इसका एक चैप्टर है, आपको इसे पढ़ना है। ठीक है, तो अगर कोई कॉम्पोजिट टैक्स पेयर है और उसने कॉन्जिक्यूटिवली 3 टैक्स पीरियड तक अपना रिटर्न फाइल नहीं कर रहा है, तो उस केस में भी प्रॉपर ऑफिसर उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। इसके अलावा अगर रजिस्ट्रेशन फ्रॉड, विलफुल मिस स्टेटमेंट या किसी फैक्ट को छुपा के हुआ है, तो या फिर बिजनेस, मतलब मान लो वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन लिया था और वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन के 1 साल बाद तक भी आपने बिजनेस शुरू नहीं करा, तो उस केस में भी आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। उसके बाद अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन का वायलेट किया है या फिर कोई और प्रिस्क्राइब कंप्लाइंस आपने फॉलो नहीं करी है, तो उस केस में भी आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल कर सकता है प्रॉपर ऑफिसर। अब इसका प्रोसीजर क्या होता है? तो देखो, प्रोसीजर के अंदर क्या है कि आप ये जो प्रॉपर ऑफिसर है ना, वो आपको एक नोटिस देगा। कौन से फॉर्म में? REG 17 के अंदर। ठीक है, और टैक्स पेयर को रिप्लाई करना होगा विद इन 7 वर्किंग डे इस नोटिस का REG 18 के अंदर। ठीक है, अगर ऑफिसर सेटिस्फाई हो जाता है तो वो प्रोसीडिंग को वहीं पे ड्रॉप कर देगा और आपको इन्फॉर्म कर देगा कि मैंने प्रोसीडिंग ड्रॉप कर दी है REG 20 के अंदर। ठीक है, REG 20 के अंदर। बट अगर वो सेटिस्फाई नहीं होता तो वो कैंसिलेशन ऑर्डर इशू कर देगा REG 19 के अंदर।
ठीक है। अब इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन समझो, ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन से आपको पता चलेगा कि कब से आपको इनवॉइस इशू नहीं करने हैं और कब से आपको रिटर्न फाइल नहीं करना है। तो देखो, इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन जो है वो प्रोस्पेक्टिव भी हो सकती है, मतलब कोई फ्यूचर डेट भी हो सकती है, या फिर रिट्रोस्पेक्टिव भी हो सकती है। मान लो आपने जो ऑफिसर है वो कोई प्रीवियस डेट पे भी आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल मान सकता है। मान लो प्रॉपर ऑफिसर ने आपको जो है नोटिस दिया है 4 फरवरी को कि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है, कब से, 31 जनवरी से, या मान लो और एक्सट्रीम समझो तो उसने आपको नोटिस दे दिया कि आपका कैंसिलेशन हो गया 1 जनवरी से। अब आप कहोगे कि मैम ये तो फरवरी हम बाद में आ गए हैं, तो पहले से कैसे दे दिया? हाँ, इसे ही कहते हैं रिट्रोस्पेक्टिव। तो अगर प्रॉपर ऑफिसर कर रहा है तो वो आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो रिट्रोस्पेक्टिवली भी कैंसिल कर सकता है, अर्लियर डेट पे भी, ठीक है। अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं कैंसिलेशन के? कैंसिलेशन के बाद जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसको पे करना पड़ता है अमाउंट ऑफ टैक्स। कितना टैक्स? मान लो आपके पास जितना भी स्टॉक है, सेमी फिनिश्ड गुड है, फिनिश्ड गुड है, कैपिटल गुड है, उन पे आपने जितना भी आईटीसी लिया है, आईटीसी क्लेम करा है वो, या फिर अगर आप उसे बेचोगे तो उस पर कितना टैक्स बनेगा वो, उसमें से जो भी कम होगा ना वो आपको, जो भी ज़्यादा होगा वो आपको पे करना होगा कैंसिलेशन के टाइम पे, ठीक है। अब इसको ना मैं थोड़ा डिटेल में आपको बताती हूँ। नाउ लेट सपोज कि आपने जो गुड्स परचेस किए थे वो 1 लाख रुपए के गुड्स परचेस किए थे और उस पर आपने उस टाइम पे आईटीसी क्लेम करा था 18,000 का, ठीक है। अगर आप इन 1 लाख के गुड्स को बेचोगे तो आप 1,50,000 में इन गुड्स को बेचोगे और 18% के जीएसटी के हिसाब से आपको 27,000 का आपका टैक्स बनेगा, ठीक है। तो अब 18,000 और 27,000 में जो भी हायर है विच इज़ 27,000, उतना आपको टैक्स जो है वो पे करना पड़ेगा। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है। मूविंग अहेड, आपको क्या करना है कि रजिस्ट्रेशन जब आपका कैंसिल हो जाएगा उसके बाद भी टैक्स पेयर को एक फाइनल रिटर्न फिल करना होता है जो कि GSTR फॉर्म 10 में फाइल होता है विद इन 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन और डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑर्डर, जो भी लेटर होगी, ठीक है। अगर रिटर्न फाइल नहीं करते आप तो आप पे पेनल्टी लग सकती है। अब स्पेशल केस आता है। स्पेशल कौन सा केस है? डेथ ऑफ प्रोप्राइटर। मान लो अगर कोई सोल प्रोप्राइटर है, सोल प्रोप्राइटर कौन होता है? एक सिंगल पर्सन जो है अपना बिजनेस चला रहा होता है, ठीक है। अब सोल प्रोप्राइटर है, उसकी डेथ हो गई तो उसका जो लीगल हायर होगा वो कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है। और अगर उसे बिजनेस कंटिन्यू भी करना होगा, मान लो उसके लीगल हायर को, मान लो ये चिंटू है और चिंटू के पापा की हो गई है डेथ, बहुत दुख की बात है लेकिन हाँ डेथ हो गई है चिंटू के पापा की। अब चिंटू को अपने पापा का बिजनेस आगे कंटिन्यू करना है तो वो ऐसे ही कंटिन्यू नहीं कर सकता, उसे पहले अपने पापा का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराना होगा और अपने नाम पे फ्रेश रजिस्ट्रेशन लेना होगा, तभी वो बिजनेस आगे कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है। Important conceptual clarity I want to provide you is cancellation does not wipe out your past liability. Interest or penalty for a prior period remain payable और ITC reversal ensure no due benefit. Revocation of cancellation is possible under the section 30. ठीक है। अब ये हमें आगे पढ़ना है। अब हमें पढ़ना है सेक्शन 30। अब ये क्या है? मैंने आपको बताया था ना कि जो ऑफिसर होता है वो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है, ठीक है। अगर वो कैंसिल कर सकता है तो वो उस चीज़ को रिवॉक भी कर सकता है, ठीक है। अब ये रिवॉक कैसे होता है वही पूरा प्रोसीजर हमें सेक्शन 30 में पढ़ना है। रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन। देखो, रिवोकेशन का मतलब क्या है कि रीस्टोरेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन दैट वाज कैंसल्ड बाय द प्रॉपर ऑफिसर। It is a remedy when a taxpayer registration cancelled by department under the section 29(2) and taxpayer want to continue the business. Important क्या है कि revocation is not applicable when cancellation was made on taxpayer own application. क्या? अगर आपने खुद से एप्लीकेशन दे के अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराया तो वो रिवॉक नहीं हो सकता। कब रिवॉक होगा? जब अगर ऑफिसर ने आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया है, सिर्फ उस केस में रिवॉक हो सकता है, ठीक है। ना ही आपका वॉलेंट्रीली कैंसिलेशन आपका रिवॉक नहीं हो सकता। नाउ टाइम लिमिट क्या है एप्लीकेशन की? तो जिस दिन आपको नोटिस मिला है कि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको रिवोकेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने 30 दिन के अंदर अंदर अप्लाई नहीं करा तो कमिश्नर की हेल्प से वो 30 डेज तक और एक्सटेंड हो सकता है और एडिशनल और ज्वाइंट कमिश्नर भी 30 डेज तक एक्सटेंड कर सकते हैं। तो मैक्सिमम 90 डेज तक आपका ये एक्सटेंशन आपको मिल सकता है।
देन आता है प्री कंडीशन फॉर रिवोकेशन। क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए रिवोकेशन के लिए? तो अगर कैंसिलेशन आपका इसलिए है कि आपने अपना रिटर्न फाइल नहीं करा, तो आपको रिवोकेशन की एप्लीकेशन से पहले सारे ही पेंडिंग रिटर्न फाइल करने होंगे, सारा टैक्स पे करना होगा, इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी सब पे करनी होगी, और तभी आप रिवोकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने ये सारे कंप्लाइंस नहीं करे तो आप रिवोकेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अब प्रोसीजर क्या होता है? एप्लीकेशन के बाद अगर ऑफिसर सेटिस्फाई है तो वो आपको REG 22 में रिवोकेशन ऑर्डर आपका ले लेगा, ठीक है, और रजिस्ट्रेशन आपका रिस्टोर्ड हो जाएगा। अगर ऑफिसर सेटिस्फाई नहीं है तो वो नोटिस इशू करेगा REG 23 में, और टैक्स पेयर को उसे रिप्लाई करना होगा REG 24 में विदिन 7 वर्किंग डे। अगर वो फिर भी सेटिस्फाई नहीं हुआ तो फिर आपका रिजेक्शन का ऑर्डर आ जाएगा REG 5 में, ठीक है। इफेक्ट क्या होगा रिवोकेशन का? तो देखो, एक बार रिवोकेशन ग्रांट हो गया तो आपका रजिस्ट्रेशन बिल्कुल ऐसे रिस्टोर्ड हो जाएगा, और ये कैंसिलेशन ऐसे ट्रीट करा जाएगा जैसे कभी हुआ ही नहीं था। अपने आप टैक्स इनवॉइस फिर से इशू कर सकते हो, रिटर्न आपको रेगुलरली फाइल करना होगा, और जो पास्ट पीरियड की लायबिलिटी है वो लेकिन सेम ही रहेगी। तो इसी के साथ ये वीडियो होती है समाप्त। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो, वीडियो को हाइप भी करो। एंड आपका जो नेक्स्ट वीडियो होगी ना, उसका टॉपिक होगा एग्जेम्पशन, जो कि यूनिट 1 का ही एक लास्ट टॉपिक है, एग्जेम्पशंस, और वो मैं आपको कराऊंगी, ठीक है। एक न्यूमेरिकल वाली वीडियो मैं और लेके आने के लिए सोच रही हूँ। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है कि न्यूमेरिकल मुझे कराने चाहिए या नहीं, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि आप मेरे को मैं न्यूमेरिकल भी करा दूँ ताकि बिल्कुल भी दिक्कत ना हो, सारा एकदम सिलेबस स्मूथली चलता रहे। सो अगर आपको ये अच्छे नोट्स चाहिए तो आप इन्हें परचेस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ गूगल फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इन नोट्स को परचेस कर सकते हो। एंड गाइस देखो, अगर आप कोई बुक भी परचेस करने जाओगे ना तो आपको आराम से वो 600-700 रुपये की तो मिलेगी, ठीक है। अगर आप रीडिंग भी परचेस करोगे तो वो भी आपको 300 की तो मिलेगी GST की। एंड ये जो यूनिट के नोट्स होंगे मैक्सिमम प्राइसेस का 50 to 60 होगा, ठीक है। इसमें बहुत ही सारी चीज़ें मैंने अच्छे से समझाई हैं, ठीक है, एकदम मतलब डिटेल में चीज़ें पढ़ा दी हैं, प्रॉपर नोट्स बने हुए हैं। इंस्टेड ऑफ कि आप बुक में जाके एक एक चीज़ें ढूंढो, आपको सब कुछ बहुत ही बढ़िया तरीके से मिल रहा है, तो फिर इसको ही लो ना।